हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे इस वीडियो पे। आपने सुना चंद्रमा वृश्चिक में निष्क्रिय हो जाते हैं। क्यों निष्क्रिय होते हैं, कैसे निष्क्रिय होते हैं, कब तक निष्क्रिय होते हैं, कब तक निष्क्रिय रहते हैं, कारण क्या है। और निज का चंद्रमा एक ही भाव का स्वामी होता है, चतुर्थ भाव। लेकिन अगर आप वृश्चिक में आपका चंद्र है तो आपका भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख, बच्चों का प्रेम, जीवन साथी या जीवन संगनी के सुख, मैरिज लाइफ में परेशानी आती है। कहीं ना कहीं आपका मन, बुद्धि, जननेंद्रिय आपके और आँख में, गाल पे, हृदय पे प्रभाव आता है। ये जो गले के नसें हैं वहाँ पे प्रभाव आता है, जो आपके जननेंद्रिय हैं वहाँ पे प्रभाव आता है। तो एक चंद्रमा अगर नीच का होता है तो इतना व्यापक प्रभाव क्यों है भाई। आज इसके हम मूल चीज़ों को आपको बताएंगे जो यूट्यूब में नहीं है, यूट्यूब जगत में नहीं है और किसी एक किताब में आपको नहीं मिलेगा। ये मेरा दावा है आपसे, क्योंकि आप लोगों का प्यार और आप लोगों का स्नेह। कुछ लोग तो मेरा नाम है वृश्चिक राशि वाले पंडित जी अपने उसमें ऐड कर लिए हैं। खैर, नाम में कुछ नहीं रखा है। तो आज हम बात करेंगे चंद्रमा यहाँ पे जाता है तो कैसे नीचता को प्राप्त होता है, क्यों नीच का होता है और उसके परिहार जानना जरूरी है। देखिए, डॉक्टर सिर्फ रोग बता दे तो रोग बताने के लिए डॉक्टर थोड़ी ना है, उसका परिहार जानना जरूरी है। क्या करें जिससे कि इन चीज़ों से हमें मुक्ति मिल जाए, ये जानना जरूरी है। तो हम आपको परिहार भी बताएंगे। तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि चैनल आपका है, तो प्रक्रिया आपको आगे बढ़ानी है। अब वृश्चिक राशि मतलब विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। चंद्रमा जो है संबंधों का कारक है। चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव के प्रतिनिधित्व को लेकर चलता है, मतलब सुख सारा चंद्रमा के अंडर कस्टडी में रहेगा। सुख एक एहसास का विषय है, सुख सामग्री का विषय नहीं है। माता के साथ साथ चंद्रमा मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है, मन का करता है, बुद्धि का करता है, जननेंद्रिय भी इसके प्रभाव में आती हैं और उसके बाद प्रजनन अंग भी इसके प्रभाव में आते हैं। भावना का ग्रह है, लगाव का ग्रह है, मान लेने का ग्रह है। मानो तो संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं। मानो तो संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, अन्यथा अकेले ही प्राणी इस जग में आते जाते हैं। कैसा घर, कैसे घर वाले, जग चलती फिरती छाया है, ये अपने रास्ते जाएगा, ये अपने रास्ते आया है। तो मान लेने से संबंध है, न मानिए कोई संबंध नहीं है। बहुत से बच्चे पैदा होते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है जंगल में, माना ही नहीं जाता कि तुम मेरे पुत्र हो। तो चंद्रमा मान लेने का है। अतः जब चंद्रमा नीच का होगा तो लोग आपको रिश्ते में मानेंगे नहीं। क्या? मानना बंद कर देंगे, नहीं मानेंगे। आप पति हो, नहीं मानेंगे। आप पत्नी हो, नहीं मानेंगे। आप माँ के रूप में बहुत अच्छा काम किए, नहीं मानेंगे। दोस्त के रूप में बहुत बेहतर काम आपने किया, उसको मानेंगे ही नहीं। आप जो करना है कर लीजिए। क्यों होता है ऐसा? हाँ, विशाखा में चंद्र महाराज जब चल रहे होते हैं तो धीरे धीरे आगे चलते चलते इनको विशाखा में तुला राशि मिलती है। कौन सी राशि मिलती है? तुला राशि में चंद्रमा भोगात्मक हो जाते हैं और भोग में, जब मन भोग में होता है तो उचित अनुचित का निर्णय नहीं कर पाता। देखिए, मैं आपको एकदम अंदर तह तक की बातें बता रहा हूँ। कहाँ तक की? तह तक की, इसलिए कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। चंद्रमा भोगात्मक होता है तुला में, तो उसको उचित अनुचित का निर्णय करना भूल जाता है, क्या उचित है क्या अनुचित है, और धीरे से उन लोगों के साथ रमण करना शुरू कर देता है जो उसके पूजनीय होते हैं
और जब पूजनीय लोगों के साथ अपूजनीय आप व्यवहार कर दें तब आप नीच के हो जाते हैं। ठीक है ना। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यन्ते च व्यतिक्रमाण। ठीक। तो यहाँ पे चंद्रमा गुरु के घर में गया है। चंद्रमा गुरु पत्नी के पास है। किसके पास है? गुरु पत्नी के पास। विशाखा, विशाखा किसका नक्षत्र है? गुरु का। तो शास्त्र ये कहते हैं कि यहाँ पे चंद्रमा चूंकि मोहक है तो आकर्षण बढ़ता है और आकर्षण में वो नीचता की ओर चला जाता है। गुरु पत्नी के साथ उसके चरणों तक उसकी दृष्टि होनी चाहिए, लेकिन दृष्टि और जगह चली जाती है। तो उसको क्या होता है, जब गुरु को पता चलता है तो तृतीय चरण तुला मिथुन वृषभ में इस तरह की स्थितियां आनी शुरू होती हैं। चंद्रमा क्या है, वृषभ के बाद ही धीरे से नीचता की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। कभी भी आप वृक्ष को देखो तो पहले बीज लगाया जाता है, फिर वो पौधा में अंकुरित होता है, बाद में चल के वृक्ष बनता है। तो जो उसकी नीचता बढ़ती है वो विशाखा में, तुला में वृषभ जैसा होता है। नवांश क्या मिलेगा? वृषभ जैसा, बैल जैसा होता है, और बैल बुद्धि भोगात्मक बुद्धि में चली जाती है। आर्द्रा में फिर वो बुध की राशि में आता है, और बुध की राशि में मिथुन नवांश मिलता है। मिथुन में आर्द्रा छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन ये बातें जैसे वृश्चिक नवांशा को कर्क में आते हैं, कर्क नवांश में आते हैं, तो यहाँ पे जो मंगल महाराज का प्रभाव होता है, तो मंगल दंडात्मक कार्रवाई करता है कि तूने गलत किया है, तुझे पनिशमेंट दिया जाएगा, और पनिशमेंट मिलता है। और यहाँ चंद्रमा नीच कोई हो जाते हैं। कब तक? विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। आप ऐसे ही समझ लीजिए किसी को दंडात्मक प्रक्रिया के तहत केस हो जाए और वो उसको जेल हो जाए, तो जेल में उसकी सजा दे दी गई एक नियमित समय तक, इतने समय तक रहेगा। मतलब यहाँ 30 अंश तक है तो 30 साल के लिए सजा दे दी गई, 30 साल तक रहेगा। लेकिन क्या होगा, वो स्टार्टिंग में रहना शुरू करता है तो उसके बाद जैसे विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण को खत्म करेगा, अनुराधा आ जाएगा, तो अनुराधा में उसकी नीचता धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। पहली चीज तो मैं नीचता शब्द का विरोध करता हूँ। ग्रह उच्च का होता है और निम्न का होता है। उच्चाधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, नीच अधिकारी नहीं होता। ये म्लेच्छों द्वारा हमारे शास्त्रों को जब जलाया गया 7वीं शताब्दी में, उसके बाद ये शब्द आए। तो आने वाले समय में इसको परिवर्तित किया जाएगा अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो चंद्रमा माता का, मस्तिष्क का, मन का, बुद्धि का, जननेंद्रिय प्रजनन अंग का है। चंद्रमा लगाव का कारक है, चतुर्थ भाव का कारक है। चतुर्थ भाव मन का होता है। अतः जब चंद्रमा निर्मल हुआ तो मन बहुत अच्छा रहता है, और चंद्रमा पाप प्रभाव में आ गया, चंद्रमा पीड़ित हो गया तो मन पीड़ित हो जाता है, मस्तिष्क पीड़ित हो जाता है। मस्तिष्क पीड़ित होने का मतलब विचार सकारात्मक नहीं आते, विचार सदैव नकारात्मक आते हैं। और मन बुद्धि पे जब प्रभाव पड़ता है तो जननेंद्रिय पे सीधा प्रभाव पड़ता है और प्रजनन अंग प्रभावित हो जाते हैं। अगर वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वालों के गुरु ठीक नहीं हुए तो संतान संबंधी कष्ट उनको मिलता है। हाँ, अगर यहाँ पे गुरु ठीक हुए तो संतान दे देते हैं, लेकिन संतान उतनी प्रेम नहीं करती जितना और लग्नों में संतान का प्रेम मिलता है। इसको आप नोट करके रख लीजिए। उसका कारण अभी आपको कारण और निवारण दोनों बताएंगे, इसलिए बने रहिए। तो चंद्रमा सभी जो तरल पदार्थ हैं वो सभी चंद्रमा के अधीन है, चाहे वो पानी हो, चाहे दूध हो, या इससे बने हुए जो प्रोडक्ट हैं वो सब चंद्रमा के अधीन है। तो चंद्रमा जननेंद्रिय को कैसे प्रभावित करता है इसकी बात हम करेंगे। आपको संतान संबंधी कष्ट क्यों मिलता है, संतान होनहार होने में थोड़ी सी परेशानी क्यों होती है। अगर आपके गुरु अच्छे हुए तो संतान होनहार होगी, गुरु थोड़े भी पीड़ित हुए तो चंद्रमा दबा देगा। बच्चों से आपका जो कनेक्शन है वो कमजोर हो जाएगा, बच्चे आपको प्यार नहीं देंगे, बच्चे स्वार्थी हो जाएंगे। देखिए, हमारे जीवन में जो हमारे भावनाएं हैं वही भावनाएं ही हमें कार्य करवाती हैं। अब आपके चंद्रमा नेत्र का कारक है, सूर्य नेत्र का कारक है, ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा मन के साथ साथ नेत्र का कारक है। चंद्रमा मनुष्य हो जाता है तो नेत्र क्या करते हैं, कोई भी सुंदर वस्तु को पहले नेत्र ही देखते हैं। सुंदर मतलब कोई भी वस्तु को पहले नेत्र देखते हैं, और नेत्र देखने के बाद वो जो चित्र होता है उसको मस्तिष्क में भेजते हैं। एक मजे की बात बताऊं आपको, हम प्रत्येक चीज को 2 अलग अलग एंगल से देखते हैं। हमारी आंखें किसी वस्तु को 2 अलग अलग चित्र बनाती हैं, और दोनों चित्र एक
अलग अलग हमारे मस्तिष्क को भेजती है। मस्तिष्क बोलता है नहीं ये चित्र एक है, दोनों को एक कर देता है। सुपर कंप्यूटर है हमारा मस्तिष्क, सुपर कंप्यूटर, सुपर का भी डुपर बाप है उसका। तो यहाँ पे इस तरह की चीजें होती है। तो हमारे विचार आए, मन में विचार आया, विचार को क्या है मन ने यहाँ पे भेजा, मैसेज भेजा, भाई इस तरह के विचार आ रहे हैं, कुछ हेल्प करोगे क्या। तो मस्तिष्क अगर आपका चंद्रमा अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, उच्च का है, स्वग्रही है, मित्र के घर में है, तो फटाफट क्या होगा, आपका संदेश तुरंत मस्तिष्क तक जाएगा और मस्तिष्क को रिप्लाई करेगा। मस्तिष्क कैसे रिप्लाई करेगा, मस्तिष्क क्या करेगा, ब्लड को रोक देगा। आपको जरूरत पड़े, आपके किसी मित्र को आप फोन करिए तो मित्र अपने घर के आवश्यकताओं को रोक के आपको सपोर्ट करता है। लेकिन अगर मित्र आपसे संबंध खराब है तो आप मरते रहो महाराज, मित्र फोन ही काट देगा, स्विच ऑफ कर देगा, जाओ, बात ही नहीं करेंगे। तो उसी तरह अगर चंद्रमा आपके नीच के हुए, निम्न के हुए, तो फिर क्या होगा, आपके जो विचार है मस्तिष्क तक पहुंचेंगे ही नहीं। और मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेंगे या मस्तिष्क तक पहुंचे भी तो जो मस्तिष्क है वो ब्लड सर्कुलेशन को आपके गुप्तांगों तक ले ही नहीं जाएगा। अब अगर उच्च का हुआ तो इसने टक से आप डिसीजन दिया, यहाँ पे मैसेज दिया और यहाँ पे तुरंत क्लिक हुआ और फटाफट हर जगह का ब्लड सर्कुलेशन रोक के सीधे गुप्तांगों की तरफ ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ा दिया गया। तो क्या है, शक्ति केंद्र है, नाभि क्या है, शक्ति केंद्र है। तो आपके जो रक्त का प्रवाह शक्ति केंद्र की तरफ होने से आपके जननेंद्रिय प्रभावित नहीं होगी, प्रजनन अंग आपके मजबूत रहेंगे। और वहीं पे चंद्रमा अगर कमजोर हो गया तो रक्त तो पहले प्रवाहित नहीं होगा, और प्रवाहित भी होगा तो बहुत कम मात्रा में। आपसे किसी दोस्त से संबंध खराब हो गए, दोस्त आपका थोड़ा सा उदार है, तो आपकी हेल्प जो है ना टूट कर नहीं करेगा, बोलेगा ठीक है तुम हेल्प मांगे हो तो चलो दे देता हूँ। तो जहाँ वो आपको लाखों की सहायता कर सकता था वो हजारों की करेगा। तो उसी तरह यहाँ पे मस्तिष्क पूरा प्रभाव नहीं लेगा तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरा प्रभावित नहीं होगा, तो आपकी सेक्सुअल लाइफ खराब हो जाएगी, जननेंद्रिय संबंधी आपको बीमारी आ जाएगी, प्रजनन अंगों में परेशानी आ जाएगी। ठीक, तो जब आपके संबंध खराब होंगे तो धीरे धीरे आपके संतान को खराब करेंगे, संतान को प्रभावित करेंगे। अब आप संतान के लिए प्रेम में नहीं जा रहे हैं, किसी तरह से संतान चाहिए इसलिए जा रहे हैं। भावना का स्वामी है, अतः भावना दूषित कर देगा। सभी जितने संसार में तरल पदार्थ है ना, दूध हो, दूध से बने प्रोडक्ट हो, पानी हो, ये सारी चीजें चंद्रमा के प्रभाव में आती है। चंद्रमा 3 तरह के जल को बताता है, एक मिनरल वाटर। तो कर्क का जो चंद्रमा है वो मिनरल वाटर है, और जो मीन का चंद्रमा है वो आपके कह लीजिए बहती हुई नदियों का पानी है, या समुद्री पानी है। और जो वृश्चिक का चंद्रमा है, जो वृश्चिक का पानी है वो मथा हुआ पानी है, वो जिसमें तेल ज़्यादा है, जो पीने लायक नहीं है, जो पीला युक्त है, जिसमें तत्व नहीं है। तो ऐसे ही 3 कर्क, वृश्चिक, मीन, ये तीनों जल तत्व की राशि है। और चंद्रमा वृश्चिक में जाके नीच का होता है, मतलब मिनरल वाटर आप ले जाओ गंदे पानी में, नाला पानी में मिला दो तो वो वाला यहाँ पे प्रभाव पड़ता है, इसलिए चंद्रमा यहाँ नीच का हो जाता है अगर तत्व के अनुसार आप लेंगे तो। पुरुष अगर आप है तो आपके शरीर के बाईं आंख, गाल, रक्त, बलगम, वायु पे इसका डायरेक्ट प्रभाव है, अतः नीच का हुआ तो आपकी बाईं आंख में परेशानी आएगी, गाल पर परेशानी आएगी आपका, और रक्त, गाल क्या होता है, गाल बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लोग स्पर्श करते हैं तो गाल पे स्पर्श करते हैं, प्रेम देते हैं तो स्पर्श करते हैं, और टीचर पनिशमेंट देता है तो पहले गाल पे ही खींच के झापड़ मारता है। तो गाल आपके प्रभावित हो जाएंगे, रक्त प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और वो जो प्रवाहित करना चाहता है रक्त को मैसेज देता है तो प्रभावित नहीं होता, तो धीरे धीरे दबना शुरू हो जाता है। बलगम, अगर चंद्रमा खराब हुआ तो आपको बलगम बहुत बनेगा, जुकाम बहुत होगी, इस तरह की चीज़ें। वायु का प्रतीक है, वायु संबंधी बीमारी आ जाएगी। स्त्री आप हैं तो दाईं आंख पे आपके प्रभाव ज़्यादा रहेगा और पेट पर प्रभाव होगा। भोजन नलिका पे आपके डायरेक्ट प्रभाव डालेगा चंद्रमा। गर्भावस्था नहीं, गर्भाशय, खासकर गर्भाशय की परेशानी आपको देगा और अंडाशय में बिल्कुल परेशानी दे देगा। हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं ना, ये हमारे ब्लड में ही होते हैं, लेकिन क्रोमोसोम जो है ब्लड की एक स्थिति के जाने के बाद, मतलब आप खाना खाते हैं तो खाना जो खाते हैं उसका बहुत कम अंश, मतलब 40वां अंश ब्लड में कन्वर्ट होता है,
और आपका जो ब्लड होता है उसका 40वां, मतलब 40 बूंद ब्लड से 1 बूंद वीर की सृजन होता है, 1 बूंद वीर का सृजन होता है। और 40 बूंद वीर में, ठीक है ना, जो क्रोमोसोम होते हैं वो मतलब 40 में 1, 40 कौर आपने खाया तो 1 कौर तक रक्त बनेगा, 40 बूंद रक्त से 1 बूंद वीर बनेगा, 40 बूंद वीर में से 1 बूंद में शुक्राणु बनेंगे। कितनी गजब की मैथमेटिक्स है, परमात्मा के द्वारा सृजित है। तो यहाँ पे चंद्रमा अगर प्रभावित हुआ तो अंडाशय में परेशानी आएगी, शुक्राणुओं में परेशानी आएगी, क्रोमोसोम में परेशानी आएगी। तो क्रोमोसोम में परेशानी आएगी तो संतान जो है वीक होगी। देखिए, अगर बीज खून खाया हुआ है, बीज पुराना है, बीज सड़ा है, तो पृथ्वी में डालेंगे तो बीज आएगा ही नहीं। अगर किसी तरह से आ भी गया तो पुष्पित पल्लवित नहीं होगा, परेशान रहेगा। तो ये थाट है इसके, ये मेन कारण है। अब आपको यहाँ पे हृदय रोग रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव पीड़ित हुआ तो हार्ट अटैक अगर आप वृश्चिक राशि वालों को हार्ट अटैक आना बहुत सरल है, बहुत स्वाभाविक है। अगर आपके चतुर्थ भाव पे पाप प्रभाव आया, राहु आया, केतु आया, सूर्य पाप प्रभाव में आ गए, मंगल आ गए, तो यहाँ पे हार्ट अटैक आपको आएगा ही आएगा। हाँ, महादशा अंतरदशा के अनुसार आप चेक कर लीजिए, नहीं समझ में आता संपर्क करिए, मैं आपको डेट बता देता हूँ, इस समय आपका हार्ट अटैक आएगा और उसके अनुसार आप बीमा करवा लीजिए, उसके अनुसार आप अपने स्वास्थ्य के उपाय कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे हार्ट अटैक आएगा, दमा अतिसार, बहुमूत्र की परेशानी, बार बार पेशाब आना, ये चंद्रमा के पीड़ित होने का प्रभाव है। और स्त्रियों में अगर आप देखें तो अगर पीरियड खराब हो रहे हैं आपके, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा पीड़ित है, या चंद्रमा पीड़ित अवस्था में पीरियड को खराब कर देता है। आलस्य बहुत रहेगा मन में, शरीर में, और मन बेचैन रहेगा, भय का वातावरण क्रिएट रहेगा, कौन क्या कह दे, कोई क्या कह दे। इस तरह चंद्र महाराज जब विशाखा में जाते हैं तो रहते हैं, अनुराधा में धीरे से बढ़ते हैं तो नीचता छोड़ना शुरू करते हैं, और ज्येष्ठा में जाते ही नीचता छोड़ देते हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा है तो सदा सदा के लिए नीच का है। ये बातें आपकी माने जो लोग यूट्यूब पे कहते हैं सच्चाई नहीं है। वृश्चिक राशि मतलब एक बड़ा सा फलक है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे इस पृथ्वी के कई टुकड़े करिए, कई महाद्वीप हैं, उसमें एक महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में मोटे मोटे 4-5 देश हैं, ज़्यादा देश हैं। बड़े बड़े देशों को ले लीजिए, 2-3 देशों को। एक राशि 3 नक्षत्रों से बनती है। तो एक नक्षत्र का नाम है भारत, एक का नाम है चाइना, एक का नाम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक, अब आप अगर भारत में है तो आपको स्वतंत्रता है महाराज, प्रधानमंत्री को गाली दे दो, देवी देवताओं को गाली दे दो, कुछ नहीं होगा। ठीक, वहीं पे आप चाइना में जाओ, अपना नाम भी अगर आप अहमद रखना चाहते हो तो उसके लिए भी परेशानी है। आप नमाज या कोई भी प्रक्रिया रोड पे नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना उसका सिस्टम अलग है। वहीं पे अफगानिस्तान पाकिस्तान में जाओ, वहाँ पे अगर आप उनके भगवान के लिए कुछ कहो, इस नंदा लगा के आपका अलग कर देंगे। एक ही भूखंड में एशिया में अलग अलग प्रभाव आ रहा है, अलग अलग संविधान है। उसी तरह एक ही राशि में जब 3 नक्षत्र चलेंगे, विशाखा का अलग प्रभाव होगा, अनुराधा का अलग प्रभाव होगा, और ज्येष्ठा का अलग प्रभाव होगा, क्योंकि एक बड़ा सा क्षेत्र है। तो विशाखा में जो चंद्रमा नीचता में है, क्योंकि उनको शर्म आ रही है, उनके जो क्रियाकलाप है वो थोड़ी सी परेशानी में, या इसको दूसरे स्वरूप में ले तो तुला क्या है, तुला एक खूबसूरत औरत है, तुला एक सुंदर महिला है, सुंदर व्यक्तित्व है। महिला पुरुष की बात नहीं है, एक सुंदर व्यक्तित्व है जहाँ पे मन आकर्षित होता है। अब वहाँ पे मन रमा हुआ है, कोई व्यक्ति पहुँचता है, बोलता है बस इनफ, अब यहाँ से चलो दूसरा काम करना है। क्या काम करना है? मंगल जैसे काम करना है। एक व्यक्ति जो भोग में है उसको डायरेक्ट उठा के ग्राउंड पे खड़ा करके कहा जा रहा है तू काम कर, तो वो मन उसका दुखी हो जाएगा, कहाँ फंसा दिया ये। लेकिन मंगल की राशि में है तो अगर नहीं करोगे तो मंगल पीटेगा भी। पहले टीचर क्या करते थे, आज भी आप बच्चों को स्कूल भेजो ना, माँ की गोदी में है, जैसे स्कूल भेजना शुरू करो रोना शुरू करता है, बहाना बनाना शुरू करता है। तो चंद्रमा जब नीच का होगा, खासकर विशाखा में, तो बहाना बनाना शुरू करेगा। क्या बहाना? बच्चे रोते हैं ना स्टार्टिंग में जाते समय, 2-3 महीने रोते हैं, उसके बाद कंटिन्यू स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, फिर रोना बंद कर देते हैं। तो उसी तरह चंद्रमा 3-20 तक नीचता को प्राप्त करेगा, उसके बाद धीरे से नीचता छोड़ना शुरू करेगा। लेकिन चंद्रमा निर्मल नहीं है, चंद्रमा पाप प्रभाव में है। समुद्र की लहर, कभी आप समुद्र किनारे जाइए, समुद्र की लहरें बहुत तेज उठती हैं चंद्रमा की रेज से, सप्तमी को, अमावस्या को, पूर्णिमा को।
लहरें व्यक्ति को खींच के समुद्र में डाल देती हैं, इतनी ताकत होती है। तो समुद्र के जल को जब खींच सकती हैं, जड़वत समुद्र के जल को खींच सकती हैं चंद्रमा की रेज, तो हमारे अंदर भी तो 70% पानी है, हमें आपको क्यों नहीं खींचेंगी? इस मैथमेटिक्स को आपको समझना होगा। तो अनुराधा में शनि का प्रभाव आएगा तो यहाँ पे चंद्रमा शनिवत काम करना शुरू करेगा, ध्यान दीजिएगा। अनुराधा में जो चंद्रमा अगर आपका है तो शनिवत काम करेगा। शनि क्या है? उदासीन है। शनि अपने परेशानियों को लेकर चलने वाला है। शनि पुरानी चीज़ों को कनेक्ट करता है। शनि शोषित, वंचित, पीड़ित के लिए काम करता है। अतः आपके मन में भावना होगी कि मैं और लोगों के लिए काम करूं, ठीक। शनि वैरागी है, अतः शनि यहाँ आपको वैराग्य देगा। चंद्रमा आपका शनि जैसा चल रहा है, आपको लगता है ये चंद्रमा है, दरअसल वो शनि हो चुका है। कभी कभी रूप परिवर्तित करना पड़ता है। आप नौकरी करते हैं, अपने घर में आप डॉन हैं, बाप है, लेकिन वहाँ जाके आपको डांट खानी पड़ती है। या अपने स्वरूप में आपने अक्सर परिवर्तन देखा होगा वो समय के साथ, तो चंद्रमा भी यहाँ परिवर्तित हो रहा है। लेकिन जैसे चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएगा उसका स्वरूप बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल नीच का नहीं होगा। वो अपने बेटे के नक्षत्र में चल रहा है, बुध के नक्षत्र में चल रहा है, अतः बेटे के यहाँ तो बाप बाप होता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, बाप के घर में ना बेटे का पूरा हक होता है। हर कमरा में बेटा जा सकता है, बेटा हर कमरे में जा सकता है, अलमारी खोल के चेक कर सकता है, बाप का पॉकेट भी देख सकता है, पापा पैसा है कि नहीं। लेकिन बेटे के घर में बाप को इजाज़त नहीं है कि हर कमरे में घूमे। पापा के लिए एक अलग रूम है, उस रूम में पापा मम्मी रहेंगे। शेष बच्चे का जो बेडरूम है वहाँ नहीं जा सकते, बच्चे का जो और रूम है वहाँ नहीं जा सकते। तो यहाँ पे स्वतंत्रता तो मिली है चंद्रमा को, लेकिन फिर भी रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे इंद्र की शक्ति है, बेटे के घर में तो फास्ट हो जाते हैं। तो जो विशाखा का तकलीफ है अनुराधा में कम होती है, और अनुराधा वाली तकलीफ जाके ज्येष्ठा में कम होती है। तो वृश्चिक राशि में जब आपका चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में है तो थोड़ा ठीक है, लेकिन जैसे ज्येष्ठा में चला जाएगा आप पलट कर जवाब देना सीख जाएंगे। विशाखा और अनुराधा वाले बेचारे पलट के जवाब नहीं दे पाते, लेकिन ज्येष्ठा वाले पलट के जवाब दे लेते हैं तो मन को तसल्ली मिलती है, अच्छा किया हमने, दबा के दिया। तो वृश्चिक राशि वाले जो जवाब ज़्यादा देते हैं वो ज्येष्ठा वाले होते हैं। अनुराधा वाले इंतजार करते हैं, वक्त पे जवाब देते हैं, लेकिन काम से जवाब देते हैं। और विशाखा वाले बेचारे सिर्फ रो के रह जाते हैं। तो ये चीज़ें। अब चंद्रमा सिर्फ चतुर्थ भाव को प्रभावित नहीं करता, ध्यान दीजिएगा। मैं खास बात जो बता रहा हूँ यूट्यूब जगत पे, ये आपको कोई नहीं बताएगा। चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो चंद्रमा रोहिणी का प्रतिनिधित्व करता है, चंद्रमा हस्त नक्षत्र का प्रतिनिधित्व करता है, और चंद्रमा श्रवण नक्षत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो तीनों नक्षत्र पीड़ित होंगे। जैसे आप अगर मान लीजिए घर के हेड हैं, अगर आप दुखी हैं तो आप घर को दुखी कर देंगे, आपकी वजह से घर में माहौल जो है दुखी हो जाएगा। आप ऑफिस में जाओगे, ऑफिस को दुखी कर दोगे। आप गाड़ी से जा रहे हो, ड्राइवर आपसे बात करना चाहेगा, आप ड्राइवर को दुखी कर दोगे, चुप बैठ, शांत बैठ, डिस्टर्ब मत कर। तो आप एक अकेले व्यक्ति तीन तरह की चीज़ों को दुखी कर रहे हैं। तो उसी तरह जब चंद्रमा दुखी होगा तो अपने तीनों नक्षत्रों को दुखी कर देगा, मतलब पर्याप्त मात्रा में उनको एनर्जी नहीं देगा, उनकी देख रेख नहीं करेगा। तो आपके सबसे पहले क्या खराब होगा? आरोहणा शक्ति, आरोहणा शक्ति, आरोहण करना। पता नहीं आप लोगों ने देखा है, अभी हमने एक सीरीज बनाई थी योनि मेलापक, और उसका हम द्वितीय स्तर पे काम कर रहे हैं, मतलब द्वितीय सीरीज बना रहे हैं। क्योंकि पहले सीरीज में बहुत सी चीज़ें हम कनेक्ट नहीं कर पाए थे, अब उसको सेकंड चरण में बना रहे हैं। उसमें हम एक चीज़ खास बात बता रहे हैं, जब आप प्रेम में जाते हैं, संभोग में जाते हैं, तो तीन स्थितियां बनती हैं, उच्चरत, समरत, नीचरत। उच्चरत, समरत, नीचरत। तो अगर आपका रोहिणी अच्छा है तो आप उच्चरत होंगे। क्या होगा फिर? आपके लिए जो आपके गुप्तांग हैं वो भोग के स्थान ना होके शक्ति स्थापना के स्थान है। आप सप्तम, सातवां घर आपके पूर्णता का होता है, पूर्णता का सातवां होता है। तो आपके वृश्चिक का जो पूर्णता है वृषभ है, और वृषभ में जो मिडिल पॉइंट है उसका नाम है रोहिणी। रोहिणी में आरोहणा शक्ति है। कौन शक्ति है? आरोहणा शक्ति, मतलब ऊपर चढ़ना सिखाती है। ऊपर चढ़ने का क्या तात्पर्य है? अब हस्बैंड वाइफ के ऊपर, वाइफ हस्बैंड के ऊपर, इतना छोटे स्तर पे मत सोचिएगा, ठीक है ना। अब
लोग कमेंट करके कभी कभी इस तरह की बातें कर देते हैं, सॉरी बात कहना नहीं चाहिए। आरोहणा मतलब ऊपर चढ़ना है। ऊपर चढ़ने का तात्पर्य है कि नाभि से ऊपर जो आपके सप्त चक्र होते हैं ना, मूलाधार से ऊपर हमारी यात्रा कहाँ से होगी, मूलाधार से ऊपर होगी। तो हमारी एनर्जी लेवल ऊपर आएगी नाभि से। तो आरोहणा शक्ति होती है, ऊपर चढ़ना सिखाती है। लेकिन जब ये शक्ति नक्षत्र पीड़ित होता है तो हमारे जीवन में जो हमारी क्रियाएं होती हैं वो नाभि के नीचे तक रह जाती हैं, अतः हम भोगात्मक स्थिति में चले जाते हैं। यद्यपि हमारे पास याद आता है कि आरोहणा शक्ति हमें ऊपर जाना है, लेकिन हम जा नहीं पाते। इसके बाद ये सप्तम भाव की स्थिति बन रही है आपकी कुंडली में। इसके बाद कन्या राशि आएगी एकादश भाव में। कहाँ पे, एकादश भाव में। कन्या राशि का जो मिडिल पॉइंट है उसका नाम है हस्त नक्षत्र। कौन सा नक्षत्र, हस्त नक्षत्र। और चंद्रमा का कौन सा नक्षत्र, दूसरा है हस्त नक्षत्र। इस नक्षत्र की शक्ति क्या है, हस्त स्थापना गम्या शक्ति, मतलब आप हाथ लगा दो कोई भी काम हो जाएगा। लेकिन जब चंद्रमा पीड़ित हुआ, परेशान हुआ, तो ये हस्त स्थापना शक्ति आपकी खत्म हो जाएगी। आपके हाथ में प्रेम नहीं रहेगा, आपके हाथ में जादू नहीं रहेगा। रोहिणी का चंद्रमा जब होता है तो उनके हाथ में जादू होता है, जिनको स्पर्श कर देते हैं उनका काम हो जाता है। ठीक, भगवान राम ने क्या किया, अहिल्या का स्पर्श कर दिया, भगवान कृष्ण ने स्पर्श कर दिया। तो जब रोहिणी पर शुभ प्रभाव होता है तो आपका स्पर्श ना अमृत जैसा होता है, संजीवनी जैसा होता है। हाँ, एक और चीज लगे हाथ याद आ गई। चलिए अच्छा, श्रवण को कनेक्ट कर लेते हैं फिर बताते हैं। तो यहाँ पे श्रवण नक्षत्र अगर आपका चंद्रमा कमजोर हुआ तो श्रवण मतलब मकर, मकर मतलब पराक्रम, पराक्रम का मतलब उसमें जो मिडिल पॉइंट आ रहा है उसका नाम है श्रवण नक्षत्र। तो श्रवण नक्षत्र अगर आपका कमजोर हुआ तो संपर्क शक्ति कमजोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संपर्क शक्ति कमजोर होगी। तो आपके अपने दोस्तों से रिश्ते कमजोर हो जाएंगे, आपके अपने भाइयों से रिश्ते कमजोर हो जाएंगे, और आपके मित्र आपके साथ चीटिंग कर जाएंगे क्योंकि आप लोगों की सुनेंगे नहीं। संपर्क शक्ति कम हो जाती है। श्रवण मतलब कान, दोनों कान। तो अगर ऐसी स्थिति है तो मुंह को बंद रखिए, कान को ज़्यादा खुला रखिए, काम करना शुरू कर देगा। तो इस तरह की वजह से ये तीन शक्तियां यहाँ पे कमजोर होती हैं। और चतुर्थ भाव काल पुरुष की कुंडली में भूमि भवन वाहन सुख का होता है, और चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारकत्व को लेकर आगे बढ़ता है। अतः चंद्रमा के पीड़ित होने पे भूमि भवन वाहन का सुख आपका गड्ढे में गया। चतुर्थ से चतुर्थ सप्तम भाव होता है, और सप्तम भाव में वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि का जो मिडिल पॉइंट है वो रोहिणी नक्षत्र है। तो मध्य में जो आयु है आपकी 28 साल से 26 साल से लेके 48-50 साल तक, जो प्रेम मिलना चाहिए, जो स्नेह मिलना चाहिए, वो स्नेह गया। ठीक, लाभ आपको जो मिलना चाहिए, एकादश भाव में आपका हस्त नक्षत्र है तो आपको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ गया। शायद बोझिल नहीं हो रहे होंगे, बहुत टेक्निकल बातें बता रहा हूँ। और एक चीज़, अगर आप लोग हमारा साथ कंटिन्यू देते रहे तो यूट्यूब पे हम आने वाले समय में आपके सहयोग से ट्रेंड चेंज कर सकते हैं। लोगों को विवश कर देंगे कि लोग नक्षत्रों के आधार पर बातें करें, लोग नक्षत्रों को पकड़ें, क्योंकि नक्षत्र ज्योतिष की आत्मा है, और बिना आत्मा के शरीर मृत है, मरा हुआ है। उसी तरह जो लोग बिना नक्षत्र की बात करते हैं उनकी प्रेडिक्शन मरी हुई है। ज़्यादातर लोग क्यों गड़बड़ कर रहे हैं, लोग बिना आप राशि और बिना नक्षत्र के देखोगे तो आपको चीज़ें 1 किलोमीटर दूर नजर आएंगी। लेकिन आप नक्षत्र को देखोगे तो एक राशि में 3 नक्षत्र हैं, एक नक्षत्र के 4 चरण हैं, उनमें आप जाके नवांश को देखोगे तब आपको पता चलेगा। एक बात एक्चुअली हमें स्टार्टिंग में आपको कनेक्ट करना था, लेकिन अभी याद आ रही है तो आपको कनेक्ट कर देता हूँ। मैं रटी रटाई चीज़ें आपको नहीं बताता, बस कैमरा ऑन करता हूँ और आपके सामने बोलना शुरू करता हूँ, क्योंकि चीज़ें ऊपर से आ रही हैं। कहाँ से, ऊपर से। मेरे पास किताबें बहुत कम मात्रा में हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा नाम रखा जाता है, आ से, माँ से, टा से, नी से, भा से, रा से, मतलब राशि के अनुसार। ये क्यों रखा जाता है, कभी आपने सोचा? आपको लगता है कि आपके जो पूर्वज थे उन्होंने यूं ही रख दिया? नहीं, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। हमारे भारतीय संस्कृत में 7वीं शताब्दी के बाद जो दुष्प्रभाव आना शुरू हुआ वो इस तरह आया कि हमने अपनी आंखें बेचकर चश्मा लगा ली, आंखें बेचकर चश्मा लगा ली, और हमने उन लोगों को फॉलो करना शुरू किया जिनके पास कुछ नहीं है। ठीक, जिनके पास कुछ भी नहीं है। हम प्रकृति को छोड़ के अप्राकृतिक चीजों में जा रहे हैं।
हम माल में जाके चीज़ें खरीद रहे हैं, किसान से नहीं खरीद रहे हैं जो डायरेक्ट आपको देता है। खैर, तो आपका नामाक्षर जब कनेक्ट किया जाता है, इसके पीछे कारण यह है कि देखा जाता है कि चंद्रमा आपका किस नक्षत्र में चल रहा है। मान लीजिए अनुराधा में चल रहा है, तो अनुराधा के किस चरण में चल रहा है, तो मान लीजिए अनुराधा के तीसरे चरण में चल रहा है, तो तीसरे चरण में अगर हम नू अक्षर से आपका नाम कनेक्ट कर देते हैं, नू से, तो नू से नाम कनेक्ट होते ही जो अनुराधा की सारी शक्तियां हैं, अनुराधा के ऊपर जिनको देवत्व मिला हुआ है, वो तुरंत आपसे कनेक्ट हो जाएंगे और आपकी सहायता करना शुरू करेंगे। वहीं अगर आप विशाखा में हैं, अगर आप प्रथम चरण में हैं, तो अक्षर से आपका नाम अगर कर दिया गया तो गुरु की सारी शक्तियां आपके ऊपर लग जाएंगी। कैसे लग जाएंगी भाई, आप पूछना चाहेंगे? तो मैं तो आपको ग्रहों को, नक्षत्रों को आपके जीवन में लाकर खड़ा कर दूंगा। ये यहाँ खड़े हैं, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है ना। मेरा सारा जो चीज़ें हैं मैं करके सीखने वाले में से हूँ। तो एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। जैसे अभी किसी पार्टी का कोई भी विधायक हो, सांसद हो, कुछ दिन पहले शिवसेना जो हुआ करती थी, शिंदे वगैरह दूसरे में गए, लेकिन उन्होंने बोला भाजपा से कि मैं आपका दामन थामने के लिए तैयार हूँ। पूरी कैबिनेट लग गई। कोई भी सदस्य अभी छोड़ के मान लीजिए भाजपा में आ जाए, एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ, तो भाजपा की सारी एनर्जी, पार्टी ऊपर से शीर्षक से लेकर नीचे के कार्यकर्ता भी उसको जिताने में लग जाएंगे, क्योंकि ये अब मेरा हो गया। कल किसका था भूल जाओ, आज मेरा हो गया। ये एक्चुअली जो रेज है ना, ये जो हमें फिलॉसफी है ना, ये हमें ग्रहों से मिली है। हमारी अपनी कोई फिलॉसफी नहीं है। हम सब कुछ ग्रह से लेते हैं, सब कुछ नक्षत्र से लेते हैं, और ये फिलॉसफी हमें नक्षत्र ही देता है। तो उसी तरह जब आप किसी विशेष नक्षत्र में जाते हैं और उस नक्षत्र के शब्द के साथ आपको कनेक्ट कर दिया जाता है, तो कनेक्ट करने के पीछे जो कारण है वो यही है कि जैसे उस नाम से आपको पुकारा जाएगा, उस नक्षत्र की सारी शक्तियां या सारे देवता वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे और मैसेज तुरंत पास करेंगे, भाई ये मेरा बंदा है, मेरे पार्टी का बंदा है, प्लीज़ इसकी हेल्प करो, और हेल्प करना शुरू करेंगे। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने हमें नामाक्षर दिया था, लेकिन आजकल हम पता नहीं कौन कौन से नाम रखते हैं जिस नाम का कोई मीनिंग नहीं होता। हम बस आंखें बेच के चश्मा लगाने की ओर बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ चश्मा को हटाइए, आंखों पे आइए। चंद्रमा सोम स्वरूप है। सोम मतलब अमृत स्वरूप है। क्या है? अमृत स्वरूप है। और ये रात्रि को रोशन करता है। मतलब संसार में जब अंधेरा होता है तब इस संसार को प्रकाश देता है। जब आप परेशानियों में घिर जाते हो तो परेशानियों से दूर करने के लिए ये चंद्रमा का आगमन है। वनस्पतियों को पोषण देता है और चंद्रमा को कहा गया है औषधि का पति, औषधियों का पति कहा गया है। और वास्तव में जब आप बहुत ज़्यादा अध्यात्म में जाएंगे तो ब्रह्मा ही चंद्रमा के स्वरूप में आए हैं। ब्रह्मा सृजन करता है और वो चंद्रमा के स्वरूप में स्वतः आए हैं। और वो इसलिए आए हैं कि अंधकार जब होता है तो अंधेरे में पाप ज़्यादा होते हैं, और अंधेरा कम रहेगा तो पाप कम होगा। चोरी कहाँ होती है? आजकल तो बहुत लाइट हो गई। 20 साल पहले जाइए, जब अंधेरा होते ही लोग चौराहे पे खड़े रहते थे, नुक्कड़ पे खड़े रहते थे। क्यों? अंधेरा नहीं है, छीन कर भाग जाएंगे। आज भी देखिए ज़्यादातर कार्य, गलत काम अंधेरे में ही होते हैं। ठीक, चाहे वो किसी का मर्डर हो या नैतिक संबंध हो। तो चंद्रमा क्या, अगर अच्छा हुआ तो आपको अनैतिक चीज़ों से बचाएगा। चंद्रमा पाप प्रभाव में आया तो अनैतिक चीज़ें आपके साथ बहुत इजीली कनेक्ट हो जाएंगी। रात्रि में पाप प्रभाव ना आए, पाप ना हो, इसलिए ब्रह्मा जी ने चंद्रमा का स्वरूप धारण किया। जल तत्व हैं, और जब यहाँ पे चंद्रमा पाप प्रभाव में जाते हैं तो रात्रि खराब हो जाती है। रात्रि में नींद ना आना, नींद खराब हो जाती है। अवैध संबंधों का भी ये प्रतीक होता है। मतलब मन ही तो है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन अगर आपको कह दे कि कुछ भी बुरा नहीं होता, ठीक है ना, कुछ भी बुरा नहीं होता, तो आप गलत काम करके भी मार्केट में सीना तान कर खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होता। मन है, अगर मन ने कह दिया कि हमने गलत नहीं किया, आप कोई कुछ आपको डोमिनेट कर ही नहीं सकता। आप में से किसी के साथ दुर्घटना हो जाए तो आप दब जाओगे, हमने ये गलत किया। लेकिन आजकल देखिए, वो एक देवी है प्रातः स्मरणी, ठीक है ना, वो विदेश से क्या क्या उनके कितने फॉलोवर हैं, जो वो सब कुछ
लोड कर देते हैं यूट्यूब पे, या यूट्यूब पे नहीं, उनका अपना कोई चैनल है। और आजकल उनको हमारे भारतीय जो फिल्म जगत है उसमें उनको बुलाया गया है। कपड़े उतारने के दरअसल वो पैसे लेते हैं, उनको यहाँ कपड़े पहनाने का पैसे दिया जाता है। सीना ठोक के वो आराम से काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मन मजबूत होना चाहिए। मन कमज़ोर हुआ तो गलत ले जाता है, और मन अगर मजबूत हुआ तो कोई भी चीज़ करने में आपको हिचक नहीं होती। तो यहाँ पे इस तरह की स्थितियाँ हैं। चावल, दूध, दही, चांदी, मिस्त्री, सफ़ेद कपड़ा इत्यादि सारे प्रभावित होंगे। एक और ख़ास बात आपको, चंद्रमा के दो सवारी हैं, एक का नाम है मृग, दूसरे का नाम है रथ। मृग और रथ, जब चंद्रमा मृग के सवारी पे होगा तब आपका मन बहुत भ्रमण करेगा और आपको जो सुख होगा वो अल्प मिलेगा। चंद्रमा जब रथ पे आएगा तब आपको जो सुख होंगे वो दीर्घकालीन मिलेंगे, लंबे समय तक मिलेंगे। इनके जो है चंद्रमा महाराज की वहाँ पे नहीं जाएंगे, आपके लिए डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी, हस्त, श्रवण। रोहिणी में जो कष्ट आपको मिलेंगे, अगर आपका रोहिणी में झगड़ा हुआ तो 7 दिन झगड़ा होगा। हस्त नक्षत्र में अगर झगड़ा हुआ तो 15 दिन आपके झगड़े चलेंगे, और श्रवण नक्षत्र में झगड़ा हुआ तो 11 दिन झगड़े चलेंगे। हस्त नक्षत्र में अगर कोई चीज़ आपकी खराब हो रही है तो वो 15 दिन तक खराब रहेगी। श्रवण नक्षत्र में खराब हो रही है तो 11 दिन तक खराब रहेगी। रोहिणी में खराब हो रही है तो 7 दिन तक खराब रहेगी। अब बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, मैं बहुत डीप में आपको बता रहा हूँ। 7, 9, 18, 30 रोहिणी, मतलब प्रथम चरण में 7, दूसरे में 9, तीसरे में 18। ये चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा बोझिल हो जाएंगी, इसके लिए एक स्वतंत्र वीडियो बनाते हैं। खैर चलिए, तो चंद्रमा जब आपके यहाँ निम्नता को प्राप्त होंगे तो मानो तो संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, अन्यथा अकेले ही प्राणी इस जग में आते जाते हैं। कैसा संबंधों की बात कर रहा है, ठीक है ना। बोलता है हम अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, इसलिए चंद्रमा आपको आध्यात्म की ओर ले जाएगा। चंद्रमा को जो शीतल जल मिल रहा है वो शीतल जल की ओर भागना चाहता है। तो मीन राशि में उसको ऐसा जल मिल रहा है जहाँ उसकी गंदगी दूर हो सकती है। तो चंद्रमा ईस्ट के चरणों में भागना चाहता है, उसके बाद वो मिनरल वाटर बनेगा। जल ही तो है, मैंने जल तत्वों को लेकर चंद्रमा चलता है। आपके लग्न में वृश्चिक, पंचम भाव में मीन का जल और नवम भाव में पुष्य का जल, मतलब कर्क का जल है। अतः आपके लिए जो जल की कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी है। क्या करें, और कोई बात तो नहीं रह गई। मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें कनेक्ट कर ली, ठीक है ना। अच्छा, चंद्रमा बच्चे का भी कारक होता है, चंद्रमा बचपने का कारक होता है। तो वृश्चिक राशि वालों का बचपना भी अगर कष्ट में बीतता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दिक्कत नहीं, मतलब कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि चंद्रमा बचपने का कारक होता है। बचपने में जो प्रेम मिलता है वो चंद्रमा की वजह से मिलता है, और जवानी में जो प्रेम मिलता है वो शुक्र की वजह से मिलता है, और वृद्धावस्था में जो प्रेम मिलता है वो गुरु की वजह से मिलता है। तो आप देख लीजिए, अगर चंद्रमा आपका पीड़ित है तो बचपने में प्रेम नहीं मिलेगा, शुक्र पीड़ित है तो जवानी में प्रेम नहीं मिलेगा, और गुरु पीड़ित हो गया तो वृद्धावस्था में प्रेम नहीं मिलेगा, अकेला रहना पड़ेगा। इसलिए आप अपनी कुंडली को चेक करते रहिए और देखते रहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ कमज़ोर है, उसको ठीक कर लीजिए। तो रोहिणी, अगर आपका वृषभ कमज़ोर हो रहा है तो आपको प्रकृति का संवर्धन करना चाहिए। अगर आपको सैया सुख में कमी आ रही है, किसमें, सैया सुख में, वृश्चिक राशि में सैया सुख बहुत पीड़ित रहता है। शुक्र अगर आपकी कुंडली में अच्छा हुआ तो एन के एन प्रकार बात आगे बन जाती है, नहीं हुआ तो अलग ही रहना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको रोहिणी का उपाय करना चाहिए। रोहिणी का उपाय करने से आप आगे बढ़ेंगे। आपकी फर्स्ट मैरिज डिस्टर्ब हो गई है, फर्स्ट मैरिज डिस्टर्ब हो गई है, आप सेकंड मैरिज कर रहे हो, तो आप देखिए आपका हस्त नक्षत्र ठीक होना चाहिए। अगर हस्त नक्षत्र ठीक नहीं है तो सेकंड मैरिज भी आपकी खराब जाएगी, ठीक है ना। पहले मैरिज में तो सिर्फ बातें हो रही थी, सेकंड मैरिज में हाथ उठाने तक की बातें आ जाएंगी, ठीक। तो हस्त नक्षत्र को ठीक करें, आप बिना हस्त नक्षत्र के ठीक करें। आप जो सेकंड मैरिज में बढ़ रहे हैं तो आपका सेकंड मैरिज सक्सेस नहीं होगा। सक्सेस नहीं होगा द सेंस, मैं आपके लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सक्सेस नहीं होगा, मतलब आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ। अगर सेकंड भी आपका खराब हो गया, थर्ड में आप बढ़ रहे हैं, कहाँ, वृश्चिक राशि वालों के 2 शादी हो जाना तो बहुत नॉर्मल सी बातें हो गई हैं, 3-3, 4-4 हो रही हैं। क्यों, देखिए ये जीवन साथी का जो कॉन्सेप्ट है ना,
इस पर एक स्वतंत्र वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी बना के दूंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इस पर मुझसे प्रश्न किया है कि आप इस पर बोलिए। ठीक है ना, हिम्मत है तो बोलिए। बोलूँगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन साथी का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे संबंधों को बेहतर ले जाने के लिए है, वरना कोई इस जगत में जीवन साथी नहीं होता। कुछ समय के लिए साथी होते हैं। आप 28 साल बाद आते हैं, 28 साल के बाद आपको एक साथी मिलता है और 15-20 साल रहने के बाद अलग हो जाता है। तो जीवन साथी कैसा जी? जीवन साथी तो वो है जो प्रथम श्वास से आ जाए और अंतिम श्वास तक साथ में रहे, वो जीवन साथी है। जो अपने स्वार्थ के लिए आपसे जुड़ा हो, वो चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे आर्थिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, तो जीवन साथी नहीं है, वो पार्टनर है। क्या है? पार्टनर है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, यौन मेलापे में जाइए, समरथ उच्चरथ नीचरथ। अगर उच्चरथ है ना, बल्ले बल्ले है, फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। समरथ है तो उसको उच्चरथ करने की कोशिश करिए, नीचरथ है उसको रोकिए। तो यहाँ पे जो आपकी कुंडली में स्थिति बन रही है वो ये बन रही है कि आपका जैसे प्रभाव में आएगा, पाप प्रभाव में आएगा। कौन सा? चंद्रमा। चंद्रमा का पाप प्रभाव में आने से आपका दाम्पत्य जीवन भी पाप प्रभाव में जाएगा। तो फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, तीनों को ठीक करने के लिए उपाय जो हैं आपके नक्षत्रों के पास हैं। साथ में संतान संबंधी अगर आपको परेशानी आ रही है तो वो आपको गुरु के नक्षत्रों में या गुरु के प्रभाव में जाने से ठीक होगी। तो चंद्रदेव जो कि सुख हैं, सुख के मूल हैं, तो ऐसे चंद्रदेव अगर आपकी कुंडली में नीच के हो रहे हैं तो आप परेशानी में आ रहे हैं। उन परेशानी से निजात प्राप्त करने के लिए चंद्रमा को मजबूत करने का सबसे तरीका है कि उनके नक्षत्रों को मजबूत किया जाए। क्या? आधार स्तंभ क्या है? नक्षत्र ही आधार स्तंभ है। भाई कोई नेता कैसे मजबूत है? उसके कार्यकर्ता मजबूत हैं। आज प्रधानमंत्री क्यों मजबूत है? क्योंकि प्रधानमंत्री के मैक्सिमम प्रदेशों में सरकार बनी हुई है। लेकिन अगर किसी प्रदेश में सरकार ना हो तो प्रधानमंत्री मजबूत रहेंगे क्या? बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगे। उनके पार्टी के लोग उनको धक्का मार के निकाल देंगे। ठीक है ना? तो आपके अगर नक्षत्र मजबूत है, नक्षत्रों पे पाप प्रभाव नहीं है, तो चंद्रमा वीक होने के बाद भी, चंद्रमा वृश्चिक में होने के बावजूद भी आपका जीवन सरलता से निकल जाएगा। हमने कई लोगों की कुंडली देखी है जिनका वृश्चिक राशि है, लेकिन फिर भी जिंदगी रिलैक्स से जा रही है, क्योंकि उनके रोहिणी पे, उनके हस्त पे, उनके श्रवण नक्षत्र पे पाप प्रभाव नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पाप प्रभाव आ गया, मतलब आप प्रधानमंत्री हैं, कहीं सरकार ही नहीं है, जो सरकार आपकी है भी, जो पार्टी के सदस्य हो टूट के दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, जैसे आजकल राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ हो रहा है, तब आप ज़्यादा पीड़ित होते जाएंगे। हालांकि इन पे भी एक वीडियो बनता है, बनाएंगे। चलिए, बातें ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, तो कंसंट्रेट होके ध्यान करिए। जो आपका चंद्रमा को एनर्जी ध्यान में मिलती है, वो एनर्जी मोती में नहीं मिलेगी, मुक्ता में नहीं मिलेगी। चंद्रमा जल तत्व का है, जल के किनारे बैठकर ध्यान करिए, या आप जल के नीचे ज़्यादा बैठिए, सरोवर के पास बैठिए, नदी के पास बैठिए, या अपने जो भगवान का आपने आवरण लगा रखा है वहाँ पे कुछ झरने टाइप का आप चित्र लगाइए, उसके बीच में भगवान को लगाइए। आप कंसंट्रेट होना सीख जाएंगे, आप एकाग्र होना सीख जाएंगे। और अगर आपकी कंसंट्रेशन बढ़ी, एकाग्रता बढ़ी, तो चंद्रमा नीच का होने के बावजूद भी उच्च जैसा फल देगा। सबसे बड़ा उदाहरण इसके लिए आपके सामने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आपके समक्ष खड़े हैं, और आपको खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए? क्योंकि वृश्चिक राशि वाले तो पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं जी, उनका डंका पूरी दुनिया पे बज रहा है, तो आप डंका क्यों नहीं बजा रहे हैं? इसको अपनी कुंडली को देखिए। उत्तिष्ठ जागृत वरान बोधत, उठिए, जागिए, लक्ष्य की ओर बढ़िए। आपके लिए मंगल में शुभकामना। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और राधे राधे कहते रहिए।